जैन फ्रेंड 30 सितंबर 2025 का ये करंट अफेयर्स है। कुछ प्रॉब्लम की वजह से थोड़ा लेट हो गया, इसके लिए सॉरी। तो आइए हम देखते हैं कि 30 सितंबर में करंट अफेयर्स क्या दिया हुआ है। केंद्रीय मंत्री ने रोम में आयोजित एफएक्यू वैश्विक सम्मेलन में डेयरी एवं पशुधन क्षेत्र में भारत की अग्रणी भूमिका रेखांकित किया। इस सम्मेलन में केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री ने भारत द्वारा शुरू की गई किसान क्रेडिट फलों, नवाचारों और उठाए गए रूपांतरकारी कदमों पर प्रकाश डाला, जो डेयरी पशुधन क्षेत्र में समावेशी समृद्धि को बढ़ावा दे रहे हैं। भारत में पशुधन एवं डेयरी क्षेत्र की स्थिति के बारे में इस पर नजर डालेंगे। पशुधन क्षेत्र कृषि सफल मूल्य वर्धन में 31% और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में 5.5% का योगदान होता है। भारत के पास विश्व की सबसे बड़ी पशुधन आबादी है। वैश्विक स्तर पर भारत दूध उत्पादन में प्रथम और अंडा उत्पादन में द्वितीय और मांस उत्पादन में 5वें स्थान पर है। पशुधन क्षेत्र भारत के लगभग 2/3 ग्रामीण परिवारों को आजीविका प्रदान करता है। पशुधन क्षेत्र के संबंधित बारे में कुछ प्रमुख चिंताएं हम देखेंगे। पशु आहार और चारे से संबंधित समस्याएं। भारत में केवल 5% कृषि योग्य भूमि पर पशु चारा उगाया जाता है, जबकि विश्व में 15% पशुधन भारत में है। पशुधन बीमा में देखेंगे कि देश में केवल 1% पशुधन बीमा किया गया है। रोग के कारण अधिक नुकसान इसमें होते हैं कि इसमें पशुओं को होने वाले रक्तस्रावी, सेप्सिमिया, खुरपका और मुंहपका रोग, ब्रुसेलोसिस आदि से आर्थिक नुकसान होता है। एंटीमाइक्रोबियल प्रतिरोधक पशुओं में एंटीबायोटिक दवाओं के उपयोग करने से के मामले में भारत चौथे स्थान पर है। जैसे इसमें अन्य मुद्दे हैं कि इसमें निधियों का कम उपयोग, कम उत्पादन आदि शामिल है। पशु क्षेत्र के लिए आगे की राह देखेंगे कि मतलब आगे क्या किया जा सकता है। पशुधन की विशेष क्षेत्र घोषित करना, इससे यह इस क्षेत्र को उचित महत्व मिलेगा और पर्याप्त संसाधन मिल सकेंगे। पशुधन आधारित एकीकृत कृषि प्रणाली आईएफएस को बढ़ावा देना, इसके तहत फसल की खेती, पशुपालक, कृषि संबंधित अन्य गतिविधियों को एकीकृत करना चाहिए। नस्ल सुधार कार्यक्रम में इस एक नस्ल को सुधार करने का एक कार्यक्रम भी चलाया। इसमें देश के सभी राज्यों में से राज्य की प्रमुख स्थानीय क्षेत्र की पशु नस्लों को शामिल करना चाहिए, ताकि देसी नस्लों की बजाय उच्च उत्पादकता वाली नस्लों के उपयोग को रोका जा सके। अन्य सिफारिश जैसे राष्ट्रीय चारा मिशन शुरू करना चाहिए, पशुधन बीमा कवरेज का विस्तार करना चाहिए आदि। ठीक है, तो हम देखेंगे कि जो पशुपक्षी क्षेत्र के लिए भारत में शुरू की गई पहलें हैं, इसमें क्या-क्या। राष्ट्रीय गोकुल मिशन, इसका उद्देश्य है चयनात्मक प्रजनन के माध्यम से देसी मवेशी नस्लों का संरक्षण और सुधार करना। दूसरा है पशुधन टीकाकरण कार्यक्रम, इसके तहत प्रतिवर्ष टीकों में 1.2 बिलियन से अधिक खुराक दी जाती है। पशुपालन अवसंरचना विकास निधि, इसके तहत 3.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर की निधि द्वारा डेयरी ब्रीडिंग, पशु आहार संयंत्रों, मांस प्रसंस्करण में निवेश का समर्थन किया गया है। मैत्री और हेल्थ मैत्री स्थानीय लोगों को पशुधन ब्रीडिंग संबंधित सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रशिक्षित करती है। हेल्प ग्रामीण पशुपालन की पशु स्वास्थ्य देखभाल सेवा प्रदान करने में योगदान के लिए सशक्त बनाती है। इसमें हम आगे देखेंगे कि राष्ट्रीय जैव प्रतिनिधि प्रतिकरण ने पहुंच और लाभ साझाकरण तंत्र के तहत लाल चंदन के संरक्षण के लिए धनराशि की स्वीकृति। इस धनराशि के उद्देश्य आंध्र प्रदेश में किसानों को वितरित करने हेतु 1 लाख लाल चंदन के पौधे उगाना है। धनराशि का स्रोत पहुंच और लाभ साझाकरण तंत्र है। भारत में एबीएस तंत्र के बारे में हम देखेंगे कि शुरुआत एबीएस की अवधारणा का स्रोत जैव विविधता अधिनियम सीबीडी 1992 और इसमें पहुंच और लाभ साझाकरण आयोग प्रोटोकॉल 2010 है। यह जैव संसाधनों तक पहुंच की विनियमितता का कारण करता है, साथ ही इस संसाधनों को उपयोगकर्ताओं और प्रदाताओं जैसे स्थानीय समुदाय के साथ लोगों की उचित एवं न्याय संगत रूप से साझा करना सुनिश्चित करता है। कानूनी फ्रेमवर्क में भारत ने सीबीडी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप जैव विविधता अधिनियम 2002 बनाया। इस कानून का उद्देश्य जैव विविधता के संरक्षण और इसके संधारणीय उपयोग की सुनिश्चित करना है। इसका कार्य है कि भारत में एबीएस को 3 स्तरीय प्रणाली के माध्यम से लागू करता है। केंद्रीय स्तर पर राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, मुख्यालय इसका चेन्नई है।
राज्य स्तर पर राज्य जैव विविधता बोर्ड (एसबीबीएस) और स्थानीय स्तर पर जैव विविधता प्रबंधन समिति या बीएमसीएस। उपयुक्त वैधानिक संस्थाएं जैव विविधता अधिनियम के तहत अ, पहुंच और लाभ साझाकरण और वितरण का प्रबंधन करती है। उदाहरण जैसे कानी जनजाति। इस जनजाति ने एक औषधि पौधे आरोग्यपाचा के बारे में पारस्परिक ज्ञान का उपयोग कर जीवित जीवनी दवा विकसित की। जीवनी एक दवा का नाम है। ठीक है, तो ये विकसित किया। लाभ साझाकरण समझौते के तहत कानी जनजाति को रॉयल्टी मिलती है। लाल चंदन के बारे में हम देखेंगे। प्राप्ति क्षेत्र जैसे ये आंध्र प्रदेश के दक्षिणी पूर्व घाटी की स्थानीय प्रजातियां हैं। ये 150 से 900 मीटर की ऊंचाई के बीच शुष्क पर्णपाती वनों में उगते हैं। इसका उपयोग बढ़िया फर्नीचर और संगीत वाद्य यंत्र बनाने तथा आयुर्वेद में किया जाता है। इससे प्राकृतिक लाल रंजक भी हासिल किया जाता है। संरक्षण की स्थिति है IUCN लाल सूची एनडेजई। ठीक है, सिटीज परिशिष्ट सेकंड में सूचीबद्ध है और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 अनुसूचित फिफ्थ के 4 के तहत संरक्षित है। खतरे हैं अवैध कटाई और तस्करी, जैसे इसको काट दिया जाता है और तस्करी की जाती है, बेच दी जाती है। तो ये सब इनके खतरे हैं। फिर अगला पॉइंट है राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ने भारत के जेल सांख्यिकी PSI 2023 की रिपोर्ट की बात हम देखेंगे। ठीक है, इसमें दिया हुआ है कि एनसीआरबी के भारत के जेल सांख्यिकी PCI 2023 रिपोर्ट इस बार पर जोर देती है कि भारत में कैदी सुधार गृह सुविधाएं लगातार संकट की स्थिति में है। रिपोर्ट में इस सुधार गृहों के शासन में सुधारों की आवश्यक जताई गई है। भारत की जेल प्रणाली में प्रमुख समस्या क्या क्या है, जैसे लगातार क्षमता में अधिक कैदी। राष्ट्रीय स्तर पर जेलों की निर्धारित क्षमता के मुकाबले कैदियों की मौजूदगी यानी ऑक्यूपेंसी रेट 120.8% है। इसका मतलब कि देश भर में जेलों में क्षमता से औसतन 20.8% फीसदी अधिक कैदी चल रहे हैं। विचाराधीन कैदी से जुड़ा संकट, जैसे कुल कैदियों में से 73.5% विचाराधीन कैदी है, जो न्याय मिलने से देरी को दर्शाता है। मानसिक स्वास्थ्य और मौत, जैसे हिरासत में अप्राकृतिक मौत की बढ़ती घटनाएं कैदियों के मानसिक स्वास्थ्य देखभाल की उपेक्षा को दर्शाती है। इस मौतों में अधिक मामले आत्महत्या से संबंधित हैं। महिलाएं कैदियों के अलग और सुविधाओं की कमी, जैसे कुल कैदियों में 4.1% महिलाएं हैं जेलों में। इसके लिए उनके लिए अलग से सुविधाएं, स्वच्छता, पर्याप्त चिकित्सालय देखभाल की कमी है। जेल की सुधार के लिए शुरू की गई पहले, जैसे मॉडल प्रिजन एंड करेक्शन सर्विसेज एक्ट 2023, ये कानून दंडात्मक औपनिवेशिक व्यवस्था की बजाय सुधार, पुनर्वास और अधिकार आधारित जेल प्रणाली की ओर से बदलाव का सूचक है। विचाराधीन कैदी समीक्षा समितियां सुप्रीम कोर्ट द्वारा जिला स्तरीय संस्था है। यह विचाराधीन कैदियों को मामलों की समीक्षा करती है और रिहाई या जमानत जैसी कार्रवाई की सिफारिश करती है। इसमें प्रोजेक्ट है कि कैदियों का रिकॉर्ड रखने के लिए केंद्रीय डिजिटल प्लेटफॉर्म है या पारदर्शिता, निगरानी और दक्षता में सुधार करती है। फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक रिकॉर्ड प्रणाली, यह प्रणाली जमानत जैसे मामलों में सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों का तेजी से कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों के पास इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से संचार सुनिश्चित करती है। आगे हम देखेंगे कि यह न्यायमूर्ति अमिताभ राय समिति की सिफारिश है। शीघ्र सुनवाई, जैसे छोटे अपराधों और 5 साल से अधिक समय से लंबित मामलों में निर्णय के लिए विशेष फास्ट ट्रैक अदालतों की स्थापना जानी चाहिए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का उपयोग, जैसे बुजुर्ग और बीमारी कैदियों को अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रस्तुत होने की सुविधा दी जानी चाहिए। महिलाएं और ट्रांसजेंडर कैदियों को ध्यान रखकर जेल में सुधार, जैसे महिलाओं के लिए अलग जेलों मेडिकल वार्ड्स की व्यवस्था की जानी चाहिए। ट्रांसजेंडर कैदियों के लिए कल्याणकारी योजनाएं बनानी चाहिए। कैदियों को अलग रखना चाहिए। जेलों में विचाराधीन कैदियों और पहली बार अपराध करने वालों को अलग अलग रखना चाहिए, ताकि जेल में हिंसा को कम किया जा सके। इसमें हम आगे देखेंगे कि संयुक्त राज्य अमेरिका में इजरायल गाजा संघर्ष की समाप्ति के लिए शांति योजना प्रस्ताव किया गया है। इसमें देखेंगे हम कि अमेरिका राष्ट्रपति ने इजरायल गाजा संघर्ष को समाप्त करने के लिए 20 सूत्रीय शांति योजना का प्रस्ताव दिया। इन्फोग्राफी देखिए, जैसे वर्तमान इजरायल गाजा संघर्ष, जैसे 2 वर्षों से अधिक समय में जारी वर्तमान संघर्ष हमास द्वारा इजरायल के खिलाफ ऑपरेशन अल अक्सा स्टार की शुरुआत से
हुई। हालांकि इस संघर्ष का इतिहास एक सदी से अधिक पुराना है। संघर्ष का ऐतिहासिक संदर्भ जैसे बल्फोर घोषणा पत्र 1977 ब्रिटेन द्वारा जारी इस घोषणा पत्र में फिलिस्तीन में यहूदी लोगों के लिए एक नेशनल होम की स्थापना का समर्थन किया। इससे तनाव बढ़ गया क्योंकि यह क्षेत्र में यहूदियों अल्पसंख्यक थे और अरब समुदाय बहुसंख्यक थे। इजराइल का निर्माण जैसे जो 1947 में संयुक्त राष्ट्र ने फिलिस्तीन को अरब और यहूदी के बीच विभाजन करने का प्रस्ताव रखा। इसके बाद यहूदी ने 1948 में इजराइल की स्वतंत्रता की घोषणा की। अरब समुदाय ने इस योजना को आविष्कार किया, जिसके परिणाम स्वरूप कई युद्ध हुए। 1967 का मध्य पूर्व युद्ध पश्चिमी तट गाजा पूर्वी यरूशलेम के लगभग 10 लाख फिलिस्तीनी इजराइल के नियंत्रण में आ गए। 1973 का योम किपुर रमजान युद्ध, इस युद्ध के परिणाम स्वरूप 1978 में कैंप डेविड समझौता हुआ, जो किसी अरब देश द्वारा इजराइल के एक राष्ट्र के रूप में मान्यता देने का पहला उदाहरण था। इजराइल ने 1979 में सिनाई प्रायद्वीप को मिस्र को वापस कर दिया, हालांकि पश्चिमी तट पर उसका अभी भी समग्र नियंत्रण है। इसमें हम देखेंगे कि गाजा के लिए जो अमेरिकी शांति योजना मुख्य बिंदु क्या क्या है। चरमपंथ से मुक्ति, गाजा को आतंक मुक्त क्षेत्र बनाना, सभी सैन्य कार्रवाइयों का निलंबन, जैसे अलग अलग धार्मिक समुदायों के बीच संवाद, सहिष्णुता और शांतिपूर्ण सहज अस्तित्व में आधारित संवाद स्थापित करता है। संप्रभुता, जैसे गाजा पर इजराइल का कोई कब्जा नहीं होगा या उसका इजराइल पर विजय नहीं होगा। ठीक है। आर्थिक विकास, विशेष आर्थिक क्षेत्र का निर्माण और गांजा के पुनर्निर्माण के लिए योजना होगा। बेघर न करना, गांजा के निवासियों को जबरन बेदखल नहीं किया जाएगा। इसमें हम देखेंगे एक एक करके कि संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों, जैसे एसडीजीएस को अपनाने को 10 वर्ष पूरे हुए। इसमें लिखा हुआ है कि संयुक्त राष्ट्र ने सितंबर 2015 में सतत विकास लक्ष्यों एसडीजीपी को अपनाया था। इनका उद्देश्य 2030 तक गरीबी समाप्त करने, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं आदि का बढ़ावा देने के लिए सार्वभौमिक प्रयास करना। इस लक्ष्यों को वैश्विक लक्ष्य भी कहा जाता है। इसके बारे में हम देखेंगे कि सतत विकास की अवधारणा को 1987 की ब्रंडलैंड कमीशन रिपोर्ट में परिभाषित किया गया था। इसके मुकाबले सतत विकास ऐसा विकास है जो वर्तमान की आवश्यकताओं को इस प्रकार करें कि भविष्य की पीढ़ियों भी आवश्यकताओं का पूरा करने में सक्षम रहे। यह 17 लक्ष्य और 169 उपलक्ष्यों का एक समूह है जो सामाजिक और आर्थिक विकास और पर्यावरणीय संधारणीय के बीच संतुलन की आवश्यकता में समर्थन करते हैं। भारत ने एसडीजीएस को अपनी विकास योजना में कैसे एकीकृत किया, जैसे यह डीजी इंडिया इंडेक्स शुरू करना। यह इंडेक्स सार्वजनिक डेटा का उपयोग करके राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के रैंक करता है। इसका उद्देश्य प्रतिस्पर्धों के माध्यम से सुधार को प्रोत्साहित करना। एसडीजीएस का स्थानीयकरण या पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स के माध्यम से क्रियान्वित किया जाता है। यह इंडेक्स भारत में 2.5 लाख से अधिक ग्राम पंचायत की प्रगति को मापने के लिए परिवर्तनकारी माध्यम है। यह डीजीएस को स्वास्थ्यगत स्वरूप देना, जैसे उदाहरण के लिए देखेंगे इसमें कि कई राज्यों ने अरबों डॉलर की बजट की राशि को यह डीजी उपलक्ष्यों का प्राप्त करने में साथ जोड़ा है। विशिष्ट कार्यक्रम चलाना, जैसे आकांक्षी जिला कार्यक्रम पिछले क्षेत्रों के लिए शुरू किया गया और यह संपूर्ण समाज की शामिल करने के दृष्टिकोण को अपनाया गया। सिविल सोसाइटी, शिक्षा जगत और निजी क्षेत्र को शामिल करना, यह कार्य शैक्षिक राष्ट्रीय समीक्षा के 3 दौरों के माध्यम से संपन्न हुआ। इसमें देखेंगे हम कि जो भारत की कुछ सतत विकास लक्ष्यों में एसडीजीएस में प्रगति हुई है, जैसे एसडीजी 1 निर्धनता उन्मूलन, जैसे 13.5 करोड़ अधिक लोग बहुआयामी गरीबों से बाहर निकले। दूसरे में देखेंगे कि अल्प पोषण की दर कम होकर 13.7% हो गई है। तीसरे में हम देखेंगे कि मातृ मृत्यु अनुपात प्रति 1 लाख जीवित जन्म, जैसे 2014-16 से 130 से घटकर 80.5 हो गया है। और प्राथमिक स्तर पर निवल नामक दर अब देखेंगे 99.9% हो गया है। इसमें देखेंगे कि राष्ट्रीय अपराध और ब्यूरो एनसीआरबी ने भारत में अपराध 2023 रिपोर्ट जारी किया है। रिपोर्ट के मुख्य उद्देश्य देखेंगे 2022 में तुलना किया गया। कुछ अपराध 2023 6.24 मिलियन अपराध के मामले में दर्ज किए गए, 2022 की तुलना में 7.2% अधिक है। अपराध दर बढ़कर प्रति 1 लाख जनसंख्या पर 438.3 होकर 2022 में अपराध दर 422.2 थी। इसका मतलब यह कि भारत में 2023 में हर 5 सेकंड में एक अपराध दर्ज किया गया है। अपराधों के पैटर्न में बदलाव, जैसे बलात्कार और दहेज हत्या जैसे पारस्परिक हिंसक अपराधों में
कमी देखी जा रही है, जबकि साइबर एवं शहरी अपराध बढ़ते जा रहे हैं। साइबर अपराध 2023 में भारत में साइबर अपराधों में 31.2% की वृद्धि दर्ज की गई, जिनमें अधिकतर मामले धोखाधड़ी से संबंधित थे। यह पर्याप्त साइबर सुरक्षा के बिना तेजी से डिजिटल की चुनौतियों का उजागर करता है। महानगरीय शहर जैसे महानगरीय शहरों के दर्ज अपराधों की तीव्र वृद्धि देखी गई है। यह ट्रेन शहरों बढ़ते दबाव और अपराध की रिपोर्टिंग प्रणाली में सुधार की दर दर्शाता है। दिल्ली में सबसे अधिक आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं। कमजोर वर्गों के विरुद्ध अपराध जैसे महिलाओं के विरुद्ध अपराध में 0.7 की मामूली वृद्धि दर्ज की गई। घरेलू क्रूरता महिलाओं के खिलाफ प्रमुख अपराध जैसे 29.8% बना हुआ है। यह डेटा अभी भी समाज में मौजूद प्रतिशतात्मक से चुनी चुनौतियों का उजागर करता है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए खिलाफ जैसे अनुसूचित जातियों के विरुद्ध अपराधों में मामूली वृद्धि दर्ज की गई है। हालांकि मणिपुर जैसे राज्यों में जातीय संघर्षों के कारण अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध अपराध में 28.8% की वृद्धि दर्ज की गई। बच्चों के खिलाफ अपराध जैसे बच्चों के खिलाफ अपराध में 9.2% की वृद्धि दर्ज की गई। इनसे अधिक मामले लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम पीओसीएसओ के तहत दर्ज किए गए। इस वृद्धि बच्चों की सुरक्षा को पीओसीएसओ के तहत बेहतर रिपोर्ट दर्ज किए गए थे। ठीक है। जब वृद्धि बच्चों की सुरक्षा को बेहतर रिपोर्टिंग की गई थी। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी के बारे में हम देखेंगे कि इसका स्थापना जो है 1986 में टंडन समिति, राष्ट्रीय पुलिस आयोग 1977 से 1981 और गृह मंत्रालय के टास्क फोर्स 1985 की सिफारिश के आधार पर हुई थी और यह संस्था केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत कार्य करती है। इसमें महत्वपूर्ण बिंदु है कि अपराध और अपराधियों से संबंधित सूचना जैसे भंडार के रूप में कार्य करना ताकि अपराधी मामलों के समाधान में जांच एजेंसियों की सहायता मिल सके। यह कार्य क्राइम इस क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम का समन्वय करता है। यह राष्ट्रीय अपराध सांख्यिकी पर कई रिपोर्टिंग प्रकाशित करता है। इनमें भारत में अपराध और आकस्मिक मृत्यु और आत्महत्या तथा जेल सांख्यिकी शामिल है। ठीक है। फिर हम देखेंगे इसमें अगला हम देखेंगे पॉइंट कि पोस्टल बैलेट भारत में निर्वाचन पोस्टल बैलेट में हम देखेंगे कि भारत में निर्वाचन आयोग ईसीआई की अधिसूचना के अनुसार ईवीएम मतों की गणना का अंतिम दौर पोस्टल बैलेट डाक मत पत्रों की पूरी गणना के बाद ही शुरू किया गया। पोस्टल बैलेट के बारे में जैसे पोस्टल बैलेट एक ऐसी प्रणाली है जिसके तहत मतदाता अपने मत पत्र का इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्राप्त कर सकते हैं और इसे डाक द्वारा भेज सकते हैं। इससे उन्हें वोट डालने के लिए मतदान केंद्र पर स्वयं जाने की आवश्यकता नहीं होती है। कानून व्यवस्था या प्रणाली चुनाव संचालन नियम 1961 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 द्वारा शासित होती है। पात्रता पोस्टल बैलेट का उपयोग वे लोग कर सकते हैं जो निम्नलिखित श्रेणियों में आते हैं। सेवा मतदाता जैसे इसमें भारतीय सशस्त्र बल, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के सदस्य, विदेश में तैनात सरकारी कर्मचारी आदि शामिल होते हैं। विदेश मतदाता इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्री, अन्य उच्च पदस्थ व्यक्ति और उसके पास पत्नी शामिल होते हैं, पति पत्नी शामिल होते हैं। इसमें देखेंगे सहयोग पोर्टल में कि यक्स प्लेटफॉर्म पूर्व में ट्विटर सहयोग पोर्टल को बरकरार रखने के कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील करेगा। सहयोग पोर्टल में के बारे में देखेंगे कि यह सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर गैर कानूनी कंटेंट को हटाने और कंटेंट तक पहुंच को समाप्त करने के लिए ऑनलाइन मध्यवर्ती प्लेटफॉर्म को कानून नोटिस भेजने की प्रक्रिया को संचालित करता है। केंद्रीय गृह मंत्रालय या नोडल एजेंसी है। यह पोर्टल साइबर आधारित गैर कानूनी गतिविधियों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 79 3B के तहत संचालित होता है। अलग अलग अधिकृत सरकार की एजेंसियों के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्मों के साथ रियल टाइम में सहयोग हेतु एक केंद्रीय प्लेटफॉर्म है। इसमें डिजिटल सुरक्षा और गवर्नेंस में सुधार होता है। इसमें देखा मैं भारत में भूटान, ठीक है, भारत में भूटान में कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए 2 क्रॉस बॉर्डर रेलवे परियोजना की घोषणा की। इसमें 69 किलोमीटर लंबी कोकराझार गेलुको रेलवे लाइन और 20 किलोमीटर लंबी बनारहाट पश्चिम समसर रेलवे लाइन शामिल है। इसमें है कि भूटान की गेलुफू माइलफुलनेस सिटी
से बेहतर कनेक्टिविटी दोनों देशों के साधारण आर्थिक विकास के अवसर प्रदान करते हैं। गलेफू माइंडफुलनेसिटी विशेष प्रशासनिक क्षेत्र एसएआर यह आर्थिक स्वायत्तता के साथ एक देश दो प्रणाली की अवधारणा के तहत संचालित होता है। सम्त से भूटान का एक प्रमुख औद्योगिक शहर है। रेल कनेक्टिविटी के व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। उदाहरण के लिए भूटान में डोलोमाइट, कार्गेटाइट आदि के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। भारत भूटान का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश है। भूटान के कुल व्यापार का लगभग 80% भारत के साथ होता है। इसमें देखेंगे कि वासेनार अरेंजमेंट वासेनार अरेंजमेंट में हम देखेंगे कि कुछ विशेष विशेषज्ञों का मानना है कि वासेनार अरेंजमेंट क्लाउड सेवाओं के सॉफ्टवेयर एंड सर्विस जैसी आधुनिक प्रौद्योगिकी के संरक्षण और हस्ताक्षर को पर्याप्त रूप से नियंत्रित करने के विफल साबित हो गए हैं। ठीक है। स्थापना जैसे यह 1976 के वासेनार में स्थापित किया गया था। यह एक बहुपक्षीय निर्यात नियंत्रण प्रणाली है। उद्देश्य इसका है कि पारस्परिक हथियारों और ड्यूल यूज वाली वस्तुओं और तकनीकों का हस्ताक्षर में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देना। सदस्य इसमें 42 शामिल होते हैं। युद्ध सामग्री सूची में इसमें पारस्परिक हथियार शामिल होते हैं। यूज वाली वस्तुओं और तकनीकों के इसमें संवेदनशील तकनीकें शामिल होती हैं, जिनका समन्वय और सैन्य दोनों क्षेत्रों का उपयोग किया जाता है। भारत वर्ष 2017 में वासेनार अरेंजमेंट शामिल हुआ। अब इसमें हम अगला देखेंगे कि अनंत सशस्त्र एंड डिफेंस सिस्टम। भारतीय थल सेना ने अनंत सशस्त्र एयर डिफेंस सिस्टम के विकास और आपूर्ति के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड को कॉन्ट्रैक्ट दिया है। अनंत शस्त्र एवं डिफेंस सिस्टम के बारे में अनंत शस्त्र स्वदेशी क्रिक रिएक्शन सरफेस ट्यूएल मिसाइल प्रणाली है। विकास यह प्रणाली डीआरडीओ और रक्षा अनुसंधान के विकास संगठन द्वारा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बीईएल और भारतीय डायनामिक्स लिमिटेड बीडीएल के सहयोग से विकसित की गई है। इससे जल्दी से जल्दी एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित किया जा सकता है। इसका रेंज जो है 30 किलोमीटर है और यह यमारसैम मतलब आकाश स्पाइडर और दूरदर्शन S-400 जैसी प्रणाली के साथ समन्वय कार्य करता है। तैनाती स्वीकृत मिलने के बाद इसे अनंत सशस्त्र एयर डिफेंस सिस्टम को पश्चिमी और उत्तरी सीमाओं पर तैनात करता है। इसमें देखेंगे स्वर्ण अपशिष्ट। जैसे भारत स्वर्ण अपशिष्ट में सोना निकालकर घरेलू स्वर्ण उत्पादन बढ़ाने के लिए नए तरीकों का खोज कर रहा है। स्वर्ण अपशिष्ट के बारे में हम देखेंगे कि स्वर्ण अपशिष्ट यह बारीकी और गाढ़ी अपशिष्ट सामग्री होती है जो सोने को निकालने के बाद बचती है। इसमें वे धातुएं होती हैं जो पूरी तरह से नहीं निकल पाई होती है और इसमें हानिकारक रासायनिक तत्व भी होते हैं जो प्रसंस्करण में इस्तेमाल किए जाते हैं। इसमें मुख्य खतरे में एसिड माइन ड्रेनेज, भारी धातु का रिसाव और जो है टेलिंग्स स्टोरेज फैसिलिटी टीएसएफ की विफलताएं शामिल हैं। सॉरी। वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत का घरेलू स्वर्ण उत्पादन 1.62 टन था और 2025 में आरबीआई के पास स्वर्ण भंडार बढ़कर लगभग 880 टन हो गया। विश्व में 7वां स्थान है। उपभोग जैसे भारत में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्वर्ण उपयोगकर्ता देश है। पहले स्थान पर चीन है। नॉर्दर्न व्हाइट राइनो, ठीक। मुंबई स्थित डॉक्यूमेंट सीरीज द रिएक्शन क्रेस्ट ने 16वें क्रांस कॉर्पोरेट मीडिया एवं टीवी अवार्ड्स में प्रतिष्ठित गोल्ड डॉल्फिन पुरस्कार जीता। नॉर्दर्न व्हाइट राइनो पर 4 भागों वाली इस सीरीज में एक नॉर्दर्न व्हाइट राइनो आईवीएफ भी थी। इसके बारे में कि यह सफेद गैंडे की एक उप प्रजाति है जो कभी पूरे मध्य प्रदेश अफ्रीका में व्यापक रूप से देखी जाती थी। यह अपने विशाल आकार, चौड़े मुंह और 2 सिंगों के लिए जाना जाता है। इसमें देखेंगे कि आयुसीएन स्थिति क्रिटिकली एजेंडर। अभी विश्व में नॉर्दर्न व्हाइट राइनो के केवल 2 मादाएं बची हैं।
इन्हें फिलहाल केन्या के ओल्ड पेजेंटा कंजर्वेसी रखा गया। अंतिम नर नॉर्दर्न व्हाइट राइनो सूडान नामक एक नर राइनो 2018 में मर गया, जिसमें प्राकृतिक प्रजनन की क्षमता समाप्त हो गई। संरक्षण प्रबंधन से नॉर्दर्न व्हाइट राइनो को विलुप्त होने से बचाने के लिए आधुनिक तकनीकों का सहारा लिया जा रहा है, जैसे आईवीएफ के द्वारा संरक्षित फ्रीज किए हुए शुक्राणु और सदर व्हाइट राइनो मादाओं को सरोगेट के रूप में प्रयोग करते हैं। बथुकम्मा उत्सव जैसे हाल ही में तेलंगाना में आयोजित बथुकम्मा उत्सव ने 2 नए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज किए। बथुकम्मा उत्सव के यह फूलों का त्योहार है, जिन्हें तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में महिलाओं द्वारा मनाया जाता है। यह हर हाल तक दुर्गा नवरात्रि के दौरान 9 दिनों तक मनाया जाता है। यह उत्सव के दौरान बथुकम्मा तैयार किया जाता है और औषधि महत्व वाले मौसमी फूलों का उपयोग करके फूलों की को सजाने का पारंपरिक कला है। बथुकम्मा का अर्थ होता है माँ देवी जीवित हो जाए, और यह देवी पार्वती को समर्पित है। इसे तेलंगाना का राज्य उत्सव घोषित कर दिया। हम देखेंगे कि सुर्खियों में रहे स्थल जैसे वियतनाम, जो राजधानी हनोई है, और टाइफून बुलोई ने वियतनाम में व्यापक तबाही बनाई है। भौगोलिक अवस्थी और राजव्यवस्था है कि वियतनाम दक्षिण पूर्व एशिया में इंडोचीन प्रायद्वीप पर अवस्थित है। सीमाएं इसके उत्तर में चीन और पश्चिम में लाओ और कंबोडिया है। समुद्री सीमाएं जैसे पूर्व और दक्षिण में दक्षिण चीन सागर, थाईलैंड की खाड़ी, टोक्यो की खाड़ी है। सरकार के पक्ष का जो समाजवादी गणराज्य एक दलील प्रणाली जिसे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ वियतनाम का निर्णय है। भौगोलिक विशेषताएं हैं कि इसे उष्णकटिबंधीय मानसून होती है, और जो उत्तर में मेकांग नदी और दक्षिण में रेडर रिवर, दोनों नदियों दक्षिण चीन सागर से मिलते समय डेल्टा का निर्माण करती है। अत्राम्स कार्डिलेरा के पहाड़ वियतनाम के पश्चिमी हिस्से के अधिकांश भाग पर फैले हुए हैं। तो आज का हम लोगों ने यहीं तक करंट अफेयर्स को देखा। आज ये 30 अक्टूबर का यही 30 सितंबर का यहीं तक करंट अफेयर थे। अब 1 अक्टूबर का हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। धन्यवाद।